अमसाल एक बार फिर नॉवेल की दुनिया में थी और एक बार फिर उसका मोबाइल उसे नॉवेल की दुनिया से बाहर लाया था। इब्तिहाज अमसाल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुका था। खैर ये तो होना ही था। अमसाल ने काफी अरसा पहले से मौजूद इब्तिहाज की रिक्वेस्ट को आज एक्सेप्ट किया था और फिर आदत से मजबूर होकर इब्तिहाज को स्टॉक कर रही थी। इब्तिहाज की तमाम तस्वीरें बहुत दिलकश थी, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल आ जाए। अमसाल पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। ये वो खुद भी न जानती थी। ये कौन है? कैसे चिपक के खड़े हैं दोनों? हो! इब्तिहाज की स्टोरी देखकर अमसाल के मुंह से यही अल्फाज निकले थे। इब्तिहाज ने स्टोरी पोस्ट की हुई थी। तस्वीर में इब्तिहाज के साथ एक लड़की खड़ी थी जो दिखने से ही अंग्रेज लग रही थी। इट्स बीन अ व्हाइल कैप्शन एक दिल वाले इमोजी के साथ लगा हुआ था। तस्वीर देख देख कर अमसाल का खून खौल रहा था। अगले दिन सुबह की फ्लाइट से इब्तिहाज पाकिस्तान वापस आ गया था और उसी रात अमसाल को वापस लेने के लिए पहुंच गया था। पूरे 4 दिन अपनी जाने बहारा से दूर जो रहा था, इसकी जान उसे अपने करीब भी ना भटकने देती थी, लेकिन वो आंखों के सामने होती थी। इब्तिहाज के लिए यही बहुत था। इतनी चुपचाप क्यों हो? इत्तेहाद ने बात का आगाज किया था। अमसाल जब से वापस आई थी चुप ही थी, वरना उसे कुछ न कुछ बोलते रहने की आदत थी। इत्तेहाद से उसकी इतनी खामोशी बर्दाश्त न हो रही थी। नहीं, मैं तो चुप नहीं हूँ, अमसाल ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया था। वो इत्तेहाद के कपड़े अलमारी में सेट कर रही थी। दोनों के दरमियान जो भी इख्तलाफात थे, लेकिन वो इत्तेहाद के सारे काम खुद ही करती थी। मुझे तो चुप लग रही हो, वरना बोल बोल कर मेरा सर खाती हो। इब्तिहाज ने आखिरी बात हल्की आवाज में बोली थी, लेकिन अमसाल सुन चुकी थी। क्या मैं सर खाती हूँ? ठीक है, अब कुछ नहीं बोलूंगी। मेरी बातें तो अब सर खाना ही लगेंगी उस फिरंगी के साथ जो रहकर आए हैं। इब्तिहाज कही बात तो अमसाल के सर पे लगी और तलवे पर जा बुझी थी। ओ, अब मैं समझा, तुम जेलस हो रही हो। इब्तिहाज ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश बिल्कुल भी ना की थी। जेलस होती है मेरी जूती उस लंबे खंबे से? मैं क्यों जेलस होंगी मेरी बला से, जिससे आपका दिल करे उससे चिपके? अमसाल ने आंखें चढ़ाते हुए कहा था, जबकि इब्तिहाज हंसते हुए बेड पे यहाँ वहाँ गिर रहा था। हाँ बिल्कुल मेरी मर्जी, जिससे चाहे चिपकूं, और वो कोई गैर थोड़ी है। एक्स गर्लफ्रेंड थी मेरी, हम दोनों क्लासमेट थे। इब्तिहाज ने जलाने वाले अंदाज में कहा था। उसे मजा आ रहा था अमसाल को मजीद जेलस करवाने में। गर्लफ्रेंड? इसीलिए वो कैप्शन लिखा था, दिल के साथ बेशर्म इंसान। अमसाल अलमारी में मुंह दिए खुद में बड़बड़ा रही थी, लहजे में उदासी थी। वो गैर मुस्लिम है ना, इसलिए शादी ना कर सका, वरना मेरा तो शादी का ही प्लान था। इत्तेहाद की इस बात ने जलते पे तेल का काम किया था। हाँ तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहे हैं आप? अब क्या आपके लिए उसे दायरा इस्लाम में दाखिल करूं? अमसाल ये एकदम भड़क गई थी। बेड पे मौजूद इत्तेहाद की शर्ट को इतने गुस्से में उठाया था जैसे इत्तेहाद को भी ऐसे ही उठाकर फेंकने का इरादा रखती हो। ये तो अच्छी बात है ना, किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देना हम सबका फर्ज है। कोशिश तो करो, कितना अजर मिलेगा तुम्हें, जरा सोचो अमसाल। फिर मैं निकाह के बारे में सोचूंगा। इब्तिहाज अब भी बाज ना आ रहा था, जबकि अमसाल की अब बस हो चुकी थी। अरे कहाँ जा रही हो? इब्तिहाज अपनी हंसी दबाते हुए बोला था। अमसाल जवाब दिए बगैर धार से अलमारी का दरवाजा बंद करके टेरेस पे चली गई थी। हा हा हा, मेरी आतिश फिशा, इब्तिहाज हंसते हुए बोला था। इब्तिहाज का यकीन मजीद बढ़ गया था कि उसकी मोहब्बत अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। अमसाल टेरेस पे आकर खड़ी हुई थी और एक गहरा सांस लिया था। आंखों में आए आंसू जो वो कब से रोके हुए थी अब बह निकले थे। इब्तिहाज का यूं किसी और से निकाह की ख्वाहिश का इजहार करना उसे तकलीफ दे रहा था। इत्तेहाद की कुछ देर पहले की गई बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसे रोने के साथ साथ शदीद गुस्सा भी आ रहा था। अमसाल से कुछ फासले पे फूलों के गमले मौजूद थे। एक गमले में बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए थे। अमसाल ने एक फूल तोड़ा था और उसे देखने लगी थी। उसकी नजर टहनी पे मौजूद नोकदार कांटों की जानिब थी। इत्तेहाद की बातें एक बार फिर याद आई थी। उस बार गुस्सा भी इतना शदीद था कि बगैर सोचे समझे वो अपनी मुट्ठी बीत चुकी थी। नोकीले कांटे उसके हाथ में पेवस्त हुए थे और उसका हाथ बुरी तरह जख्मी कर गए थे। अमसाल को तकलीफ महसूस ना हो रही थी। देखते ही देखते खून के नन्हे कतरे फर्श पे टपके थे। काफी देर गुजर जाने के बाद जब वो वापस ना आई तो इब्तिहाज उठकर टेरेस पे गया था। अमसाल सामने ही खड़ी थी। आधे खुले लंबे बाल वो हवा से उड़ रहे थे और खुद सामने किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। यहाँ क्यों आ गई तुम?
इब्तिहाज अमसाल के बिल्कुल पीछे खड़ा होकर बोला था, लेकिन अमसाल की जानिब से कोई जवाब न आया था। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? इब्तिहाज को अंदाजा नहीं था कि उसके मजाक के नतीजे में अमसाल ऐसे रोने लगेगी। अमसाल ने इब्तिहाज का हाथ झटका था, जिससे इब्तिहाज की नजर अमसाल के हाथ पे पड़ी थी। मुट्ठी में लाल गुलाब था खून के साथ। ओ गॉड, पागल तो नहीं हो तुम? ये क्या किया तुमने? हाँ? इब्तिहाज इंतहाई गुस्से में गोया हुआ था। मुट्ठी खोलो अमसाल, छोड़ो उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमसाल मुट्ठी न खोल रही थी, जिसकी वजह से इब्तिहाज का गुस्सा मजीद बढ़ रहा था। छोड़े मेरा हाथ। अमसाल अपना हाथ छुड़वा रही थी, लेकिन इब्तिहाज की गिरफ्त मजबूत थी। इब्तिहाज ने न सिर्फ अमसाल की मुट्ठी खोलकर फूल को फेंका था, बल्कि कड़ी नजरों से घूरते हुए उसे दोबारा कमरे में ले आया था। छोटी बच्ची हो तुम, जो ये पागलपन किया है? इब्तिहाज पट्टी करने के साथ साथ अमसाल को मुसलसल डांट रहा था, जबकि वो खामोश बैठी थी। इस वक्त तो दर्द नहीं हुआ था, लेकिन अब शिद्दत के साथ महसूस हो रहा था। ये लो पेन किलर खाओ, और अगर आइंदा ऐसी कोई फालतू हरकत की तो इतनी आसानी से नहीं बख्शूंगा तुम्हें। इब्तिहाज का गुस्सा जूं का त्यों ही था। चुप हो जाएं, डांटते जा रहे हैं। एक तो दर्द हो रहा है, वो मुझे ऊपर से एक ही बात दोहरा रहे हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है इस दुनिया में। अमसाल रूहान से लहजे में बोलते हुए इस वक्त इब्तिहाज को क्यूट लग रही थी। तो मैंने कहा था ये फजूल हरकत करने को। मुझ पे गुस्सा था तो मुझ पे निकालती, खुद को ऐसे तकलीफ क्यों दी? इब्तिहाज को अमसाल से इस हरकत की उम्मीद ना थी। उसका गुस्सा ठंडा ना हो रहा था। अमसाल सर झुकाए बैठी थी, जबकि इब्तिहाज कमरे से बाहर चला गया था। इब्तिहाज कमरे से निकलकर सीधा जिम में आया था। अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए वो अक्सर यही करता था। इस वक्त वो ब्लैक बनियान पहने ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था। रफ्तार काफी तेज थी। ऐसे चलने के बावजूद भी वो पसीने में भीग चुका था। बाल माथे पे चिपके हुए थे। बस कर दे भाई, कितना भागेगा? हैदर अचानक से नाजिल हुआ था। तू कब आया? इब्तिहाज रुका न था। मैं तो कब से यही हूँ, जब से भाभी मिली हैं। आपको हम नजर ही कहाँ आते हैं? हैदर ने ना सिर्फ जनाना अंदाज बल्कि जनाना आवाज बनाकर शिकवा किया था। रूही ने देख लिया ना, अगर तुझे ऐसी हरकतें करते हुए किसी दिन, तो बेटा वो दिन आखिरी होगा तेरा। इब्तिहाज अब हैदर के सामने खड़ा होकर बोला था। एक हाथ में टॉवेल और दूसरे में पानी की बोतल थी। भाभी तो बड़ी अग्रेसिव हैं, सही लड़की मिली है तुझे। दोनों एक दूसरे का सर फाड़ते रहना, हैदर हंसते हुए बोला था, और जवाब में इब्तिहाज का पंच खाया था। हैदर के पूछने पे इब्तिहाज ने उसे अपनी इस वक्त जिम में होने की वजह बताई थी। दोनों ऐसे ही थे, एक दूसरे से कोई बात ना छुपाते थे। हफ्ते का दिन था। आज सारी यंग पार्टी ने लाउंज में रौनक लगाई हुई थी। जहांगीर साहब और जन्नत बेगम डिनर के लिए किसी दोस्त के घर गए हुए थे। काफी दिनों बाद आज सारी यंग पार्टी एक साथ मौजूद थी, वरना अक्सर हैदर ही गायब होता था। उसका पेशा ही ऐसा था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन आज सोने पे सुहागा, हैदर की छुट्टी थी। अमसाल, जोयला, महारविश और मेराज सोफे पे बैठे हुए थे। महमिल, जो कि अब 2 महीने की हो चुकी थी, महारविश की गोद में मौजूद ऊपर लगे फानूस को बहुत गौर से देख रही थी। हैदर पुरानी तस्वीरों के एल्बम्स लेने गया हुआ था, जबकि इब्तिहाज किचन में मौजूद सबके लिए पास्ता बना रहा था। इब्तिहाज से सबने फरमाइश की थी, जो वो टालना चाह रहा था, लेकिन जब अमसाल की फरमाइश शामिल हुई तो वो फौरन मान गया था। इस बात पे बाकी लोगों ने इब्तिहाज का रिकॉर्ड लगाना चाहा था, लेकिन सामने भी इब्तिहाज था। वो इब्तिहाज ही क्या जिसे शर्म आ जाए। चलो भाई, सब लोग नीचे आ जाओ और दायरे की शक्ल में बैठो, हम ओनो और लूडो खेलेंगे। हैदर ने ऐलान किया था, और उसके एक हाथ में एल्बम्स और दूसरे हाथ में लूडो और कार्ड्स थे। ये कौन है? अमसाल को अंदाजा था कि ये कौन हो सकता है, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी समझा था। अमसाल ने जो एल्बम खोला था, इसमें पहली तस्वीर एक खूबसूरत बच्चे की थी। सुर्ख सफेद रंग, सुनहरी आंखें और गोल्डन ब्राउन बाल। वो बच्चा बिलाशुबह इब्तिहाज ही था। तुम खुद पहचानो कौन है? मेराज की जानिब से जवाब आया था, जो महारविश के बराबर में बैठा हुआ था। मुझे तो ये इब्तिहाज लग रहे हैं। अमसाल ने सुनहरी आंखों को देखते हुए बोला था। बिल्कुल, ये इब्तिहाज ही है। अमसाल के बिल्कुल पीछे से इब्तिहाज की आवाज आई थी, और फिर वो अमसाल के बराबर में ही बैठ गया था। हा हा हा, ये क्या हाल हुआ है आप तीनों का? अमसाल ने हंसते हुए कहा था। सभी को तब वो तस्वीरें दिखाई थी, जिसे देखकर उसकी हंसी न रुक रही थी। तस्वीर में तकरीबन 12 साल इब्तिहाज, मेराज और हैदर थे। तीनों के बाल अजीब तरह से कटे हुए थे। किसी के बाल कहीं से गायब थे तो किसी के कहीं और थे। हाँ हाँ, ये दिलचस्प वाकया है, मेराज हंसते हुए बोला था।
दूसरी जानिब ये वाकया याद करके इब्तिहाज को एक बार फिर हैदर पे गुस्सा आया था। वाकये को छोड़े, सब पास्ता खाएं, ठंडा हो जाएगा तो मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। मेराज मजीद कुछ कहता इससे पहले इब्तिहाज बोल पड़ा था और सबकी तवज्जो गर्म पास्ता की जानिब करवाई थी। इब्तिहाज नहीं चाहता कि ये वाकया अमसाल को पता चले, क्योंकि उसकी नजर में ये एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था। अरे खा लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले भाभी को वाकया तो बताने दो। हैदर अपनी बत्तीसी की नुमाइश करते हुए बोला था। दांत अंदर कर ले अपने, इससे पहले कि मैं तोड़ दूं, इब्तिहाज ने हैदर को घूरते हुए कहा था, जबकि हैदर ढीठ बना इब्तिहाज को ही देख रहा था। हाँ, तो हुआ कुछ यूं था कि छोटे मीर को अपने बाल नहीं कटवाने थे। लड़कियों की तरह इन साहब को भी अपने बालों से इश्क है। यह आइडिया हैदर का था, जिसमें उसने मुझे मासूम को भी शामिल कर लिया था। और फिर मेरा आज आज अभी आगे बता ही रहा था कि हैदर की आवाज आई थी। क्या कहा? मासूम आप ही हैं? नाइस जोक भाई, लेकिन बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। हैदर को तो सदमा ही लग गया था। मेराज हंसा था। हाँ, तो फिर हुआ ये कि मैंने और हैदर ने इब्तिहाज के सोने का फायदा उठाकर उसके बालों पे कैंची से जो हर दिखाए, इसके बाद इब्तिहाज ने हम दोनों के बालों पे हमसे ज्यादा जोर दिखाए, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने तस्वीर में मौजूद है। मेराज ने मजे लेते हुए पूरा वाकया सुनाया था। फिर हम सबको गंजा होना पड़ा और बाबा से अलग डांट खानी पड़ी। वैसे तो ये हमेशा से अपने बालों के मामले में बहुत पॉजिटिव था, लेकिन उस वाकये के बाद मजीद हो गया था। किसी को हाथ नहीं लगाने देता अपने बालों को। हैदर पास्ता खाते खाते बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ऐसी बात है। अमसाल की इब्तिहाज की जानिब देखते हुए कहा था। इब्तिहाज ने अपने बालों में हाथ चलाकर हाँ में गर्दन हिलाई थी। ये क्या किया तुमने? इब्तिहाज बिगड़े मूड के साथ बोला था। अमसाल इब्तिहाज के बालों में हाथ चलाकर उन्हें खराब कर चुकी थी। अमसाल समेत बाकी सब भी हंसते हुए यहाँ वहाँ गिर रहे थे, जबकि इब्तिहाज उन सबको घूर रहा था। लेकिन फिर बाद में खुद भी हंसने लगा। इन सब की ये रात पुराने वाकये याद करते, गेम्स खेलते और खाते पीते गुजर रही थी। मामा, मैं सच में इतना अच्छा खाना बनाते हैं वो कि मैं क्या बताऊं। वो जायका है उनके हाथ में, आप खाएंगी तो फैन हो जाएंगी मेरी तरह। हम साल लॉन में बैठी जुबारिया बेगम से फोन पे बातें कर रही थी, बल्कि इब्तिहाज की कुकिंग स्किल्स की तारीफ कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर सीखो ना कुछ अपने शौहर से। जुबारिया बेगम का अंदाज चिढ़ाने वाला था। क्या मतलब है आपका? मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? हम साल का मुंह बन गया था। हाँ हाँ हाँ, अब मैं क्या कहूँ। शाबाश है तुम्हारे ससुराल वालों पे जो तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं। जुबारिया बेगम आज तफरीक के मूड में थी। मामा, अमसाल ने एहतजाज किया था। उसे जुबारिया बेगम से इस बात की उम्मीद नहीं थी। अच्छा अच्छा, सॉरी भाई, बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी बेटी। जुबारिया बेगम हंसते हुए अमसाल को पुचकार रही थी। तो मोहतरमा शेफ इब्तिहाज की फैन हो गई है। आई सी, इब्तिहाज खुद से बोला था। इत्तेहाद पीछे खड़ा अमसाल की बात सुन चुका था, जबकि वो अपने आप में मगन बोले जा रही थी। इत्तेहाद मुस्कुराता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया था। जहांगीर, तुम कब आ रहे हो हवेली? सरमद की धमकियां और फितने बढ़ते जा रहे हैं। मैं और भाई नहीं संभाल पा रहे अब सबको। मीर मनान, जो कि जहांगीर साहब के भाई थे, कुछ परेशान लग रहे थे। भाई, आप परेशान ना हो, मैं बस कुछ ही दिनों में आने की कोशिश करता हूँ। देख लेंगे उस सरमत को भी। फिर जहांगीर अपने भाई को तसल्ली दी थी। वो भी कुछ परेशान हो गए थे, लेकिन अपने भाई पे जाहिर ना किया था। इधर उधर की मजीद दो चार बातें करके उन्होंने फोन बंद कर दिया था। क्या हुआ बाबा, सब खैरियत तो है? मेराज बोला था। क्या कह रहे थे ताया अब्बू? इब्तिहाज ने भी सवाल किया। मेराज और इब्तिहाज दोनों ही जहांगीर साहब के ऑफिस में मौजूद थे। हम भी साथ चलेंगे आपके, आप अकेले नहीं जाएंगे बाबा। मीर जहांगीर से पूरी बात जानने के बाद दोनों भाई बोले थे। ठीक है, नए प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द खत्म करो, फिर हम सभी चलेंगे। मैं जन्नत और बच्चियों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी जब से छोटे मीर की शादी हुई, अमसाल एक बार भी हवेली नहीं गई। जहांगीर साहब ने फैसला सुना दिया था। आज अमसाल माहा और अलमीर के साथ मॉल लाई हुई थी। तीनों लड़कियों ने आज शॉपिंग का प्लान बनाया था। अलमीर और अरहान की शादी जल्द होने वाली थी। तीनों मुख्तलिफ दुकानों में जा रही थी और खाली हाथ बाहर आ रही थी। लड़कियों को वही पुराना मसला, जल्द कुछ भी पसंद ना आना। ये वही मॉल था जहाँ इब्तिहाज ने अमसाल को पहली बार देखा था। इत्तेफाकन आज भी इब्तिहाज मॉल आया हुआ था राउंड के लिए। इब्तिहाज भी यही है, ये बात अमसाल को नहीं पता था। इब्तिहाज का यहाँ अचानक आना हुआ था। चलो इस दुकान में चलते हैं, मुझे कुछ ज्वेलरी लेनी है। वहां दोनों का हाथ खींचती हुई एक दुकान की जाने बढ़ी थी।
वैसे तो मुझे नहीं लेना कुछ, लेकिन मुझे पता है यहाँ से कुछ न कुछ लेकर ही निकलूंगी। अमसाल झुमकों की दीवानी थी। अमसाल एक तरफ आई थी जहाँ बहुत से मुख्तलिफ स्टाइल के झुमके और दीगर इयररिंग्स थे। अमसाल का दिल उनको देखकर मचल रहा था और हमेशा की तरह उसका दिल चाह रहा था कि वो सब कुछ खरीद ले। लेकिन प्राइस टैग देखकर उसकी आंखें बाहर आने को थी। कुछ पसंद आया? अलमीर ने पूछा था। पसंद तो सभी आ गए हैं, जितने हसीन हैं उससे ज्यादा हसीन इनके प्राइस हैं। अमसाल मुंह बनाते हुए बोली थी और उसके इस अंदाज पे अलमीर की हंसी निकली थी। आप हुक्म करें तो सब खरीद लूं। अमसाल को अपने पीछे से मर्दाना आवाज आई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमसाल के लहजे में हैरत थी। मैं राउंड के लिए आया था। बताओ खरीद लूं सारे? इत्तेहाज आंखों में मोहब्बत लिए बोला था। अलमीर दोनों को रश्क भरी निगाहों से और मुस्कुराते हुए देख रही थी। ओहो, बड़े बड़े लोग आए हैं, महाशौक लहजे में बोली थी, जबकि इत्तेहाज उसकी बात पे हंसा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलो चलते हैं। खरीद लिया ना तुमने? अमसाल ने पहले इत्तेहाज को जवाब दिया था और फिर माहा से पूछा था। सब दुकान से बाहर आ गए थे। भूख लग रही है जोरों की, चलो फूड कोर्ट चलते हैं। अलमीर बोली थी। आप चलेंगे? अमसाल ने इत्तेहाज से पूछा था। नहीं, तुम एंजॉय करो, मुझे कुछ काम है, फिर मीटिंग भी है। ख्याल से वापस जाना। इम्तिहाज अमसाल को साइड से गले लगाते हुए बोलकर और बाकी सबको खुदा हाफिज करके चला गया था। इम्तिहाज के ऐसा करने पे अमसाल का चेहरा लाल हो गया था और फिर दोस्त होने का हक अदा करते हुए अलमीर और माहा इसे खूब छेड़ रहे थे। घूम फिर कर आ गई देवरानी जी? महारविश ने शौक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ हाँ जी, आ गई आवारागर्दी करके, अमसाल ने एक आंख दबाकर कहा था। तीनों दोस्तों साथ थी तो वक्त का पता ही ना चला था। अमसाल को घर वापस आते आते 7 बज गए थे। तीनों मूवी देखने चली गई थी। चलो अच्छी बात है, एंजॉय कर आई, जन्नत बेगम खुशदिली से बोली थी। अमसाल सबके लिए कुछ न कुछ खरीद कर लाई थी और अब सब में बांट रही थी। महमल के लिए तो चाची बहुत सारे टॉयज लाई हैं। अमसाल ने कॉट में लेटी अपनी जबान में बातें करती महमल को गोद में लेकर प्यार किया था, जबकि महमल इतना लाड मिलने पर हंस रही थी। मामा मैं बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। इत्तेहाद सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोल रहा था। सारी तवज्जो कुर्ते की आस्तीन फोल्ड करने पे थी। तुम कब आई? इत्तेहाद की नजर अमसाल पे पड़ी तो पूछा। बस अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ, ऊपर ही आ रही थी फ्रेश होने। अमसाल ने जवाब दिया था, जबकि इत्तेहाद ने गर्दन हिलाई थी। चाचू की जान। इत्तेहाद ने अमसाल की गोद में बैठी महमल को लिया था, जो कि इत्तेहाद को देखते ही उसके पास जाने के लिए मचलने लगी थी। महमल इत्तेहाद से काफी ज्यादा अटैच थी। इत्तेहाद महमल को हवा में उछालता हुआ बाहर की जाने बढ़ रहा था और महमल की किलकारियां आवाज आ रही थी। बच्चे बहुत पसंद है छोटे मीर को। जन्नत बेगम अपने बेटे की आंखों ही आंखों में नजर उतारते हुए बोली थी और फिर उठकर अपने कमरे की जानिब चली गई थी। उन्हें जहांगीर साहब ने बुलाया था। सुना सासू माँ क्या कह रही हैं? महावरिश ने अमसाल को कोहनी मारते हुए छेड़ा था। अमसाल महावरिश की जुमैन ने बात समझकर हयात से लाल हुई थी और फ्रेश होने का कहकर ऊपर भाग गई थी। रात के खाने के बाद इत्तेहाज अपनी स्टडी में ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, जबकि अमसाल नीचे बाकी घर वालों के साथ मौजूद थी। 12 बजे अमसाल अपने और इत्तेहाज के मुश्तरका कमरे में आई थी। हाथ में पानी का जग था जो कि उसने साइड टेबल पे रखा था और फिर बाल बनाने के बाद से ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ी थी। ये सब कहाँ से आए? ये तो ड्रेसिंग टेबल पे मुख्तलिफ अकसाम के झुमके मौजूद थे, जिन्हें देख कर अमसाल को हैरत और खुशी हुई थी। दुकान से आए हैं? इत्तेहाज ने अमसाल की मालूमात में इजाफा किया था। इत्तेहाज की नजरें अमसाल के चेहरे पे टिकी हुई थी, जो खुशी से दमक रहा था। ये सब तो आज मॉल में देखे थे मैंने। अमसाल ने झुमकों का एक सेट उठाते हुए कहा था। ऐसे कैसे हो सकता है कि अमसाल को कोई चीज पसंद आए और इत्तेहाज उसे ना खरीदे? इत्तेहाज अमसाल की जानिब बढ़ते हुए बोल रहा था। सामने मौजूद शीशे में अमसाल आगे और इत्तेहाज उसके पीछे खड़ा था। अमसाल ने शीशे में ही इत्तेहाज को देखा था। इत्तेहाज अमसाल के देखने पे मुस्कुराया था। जवाब में अमसाल भी हल्का सा मुस्कुराई थी। कैसे लग रहे हैं? अमसाल ने शीशे में देखते हुए इत्तेहाज से पूछा था। बहुत खूबसूरत, तुम इनकी शान बढ़ा दी। इत्तेहाद की नजरों में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उफ, एक तो आपकी ये डायलॉग बाजी। बाय द वे थैंक यू सो मच, अमसाल ने हंसते हुए कहा था। इत्तेहाज भी हंस दिया था। अमसाल की इस हंसी के लिए इत्तेहाज कुछ भी कर सकता था। एक चीज की कमी है बस, इत्तेहाज ने कहते हुए अपनी जेब से एक मखमली केस निकाला था, जबकि अमसाल सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। अब बिल्कुल मुकम्मल लग रहा था। ये तुम्हारी गर्दन से उतरा हुआ ना देखूं मैं, जैसे ये अंगूठी नहीं उतरती। इत्तेहाज मोहब्बत और इस्तेहकाक भरे लहजे में बोला था।
امسال کے کھلے بال ایک جانب کر کے ابتہاج نے امسال کی گردن میں خوبصورت چین پہنائی تھی جس میں دونوں کا نام ایک ساتھ چمک رہا تھا۔ دونوں کے ناموں پہ مہارت اور خوبصورتی سے تراشے ہوئے ہیرے جڑے تھے۔ چین پہنانے کے بعد ابتہاج نے امسال کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اسی ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی پہ اپنی انگلی پھیری تھی۔ امسال کے چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی، گال ابتہاج کی قربت سے دہک رہے تھے، جبکہ اس کی نظر ابتہاج کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پہ چمکتی مردانہ انگوٹھی پہ تھی۔ بہت شکریہ میر، یہ بہت خوبصورت ہے۔ امسال نے چین کو دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا۔ امسال کے پاس الفاظ نہ تھے جن کی مدد سے وہ اپنی خوشی بیان کرتی، اس کے چہرے پہ موجود رنگ اس کی خوشی بیان کر رہے تھے۔ جواب میں ابتہاج نے بہت عقیدت سے امسال کے ماتھے پہ اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ اس بار امسال کو غصہ نہیں آیا تھا بلکہ وہ اپنی آنکھیں بند کیے ابتہاج کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی، تم بہت پچھتاؤ گے، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، سمجھے؟ آپ شدید نفرت۔ آپ میرے جسم تک تو رسائی حاصل کر سکتے لیکن میرے دل تک کبھی نہیں۔ اچانک ہی امسال کے کانوں میں اس کی اپنی ہی آواز گونجتی نہ لگی۔ امسال نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی، اس کے چہرے پہ آئے تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہ سب سوچنا، لیکن اب تو یہ سوچے دماغ میں آ گئی تھی اور اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہ تھی۔ امسال کا اچانک اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے دماغ میں آنے والے خیالات جان کر کانپ رہا ہو، ڈر رہا ہو۔ محبت کا مضبوط ہوتا درخت اچانک مرجھانے لگا تھا۔ اسی چلنے کے باوجود بھی امسال کی پیشانی پر پسینے آنا لگا تھا۔ اس وقت امسال کو اپنے ان خیالات پر قابو کرنا تھا، لیکن کیسے وہ یہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ چلو آج تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں پہلی بار کہاں دیکھا تھا؟ ابتہاج کی آواز امسال کو اس کی سوچوں سے باہر لائی تھی۔ اللہ نے مدد بھیج دی تھی۔ ابتہاج امسال کا ہاتھ پکڑ اسے ٹیرس پہ لایا تھا۔ ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا دونوں کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ امسال کے دماغ میں ایک دم اٹھنے والا شور اب تھم چکا تھا۔ ظاہر ہے جب میں انٹرنشپ کرنے آئی تھی جہانگیر انٹرپرائزز میں، امسال نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے پتا تھا یہی جواب ہوگا تمہارا، لیکن یہ جواب غلط ہے، میں تمہیں پہلی بار کہیں اور دیکھا تھا۔ ابتہاج نے امسال کا رخ اپنی جانب کیا تھا، دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ اوہ، پھر یونیورسٹی میں دیکھا ہوگا، مجھے یاد ہے آپ آئے تھے ایک بار۔ امسال کو یاد آیا تھا۔ نہیں، میں نے تمہیں پہلی بار اسی مال میں دیکھا تھا جہاں آج گئی تھی تم۔ اس وقت تم آنٹی کے ساتھ تھی اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی تھی۔ بس اسی وقت یہ میرا دل اپنا ہار گیا تھا۔ ابتہاج نے آج امسال پہ راز کھولا تھا۔ امسال حیرت زدہ تھی۔ آپ اس مال میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ امسال نے تفتیشی انداز میں اپنی ایک آئی برو چڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے اس انداز سے ابتہاج کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ میں ہر مہینے مال میں راؤنڈ کے لیے جاتا ہوں، وہاں کی انتظامیہ کا جائزہ لینے۔ ابتہاج نے جواب دیا تھا۔ کیوں؟ آپ کیوں جائزہ لینے جاتے ہیں؟ آپ کا مال ہے کیا؟ امسال اپنے چہرے پہ آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بولی۔ ہاں، یہی سمجھ لو، بابا کا مال ہے۔ ابتہاج نے عام سے انداز میں جواب دیا تھا، جبکہ امسال کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ واقعی؟ امسال پرجوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے دماغ میں کوئی خرافاتی منصوبہ چل رہا تھا۔ ہاں، لیکن تم کوئی شرارت نہ کرنا۔ جو شیطانی مسکراہٹ تمہارے چہرے کا طواف کر رہی ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہارے دماغ میں یقیناً کچھ پھوٹ پٹانگ سوچ چل رہی ہے۔ ابتہاج نے تھوڑا سختی سے کہا تھا، لیکن سامنے موجود وجود جو فرق کہاں پڑنا تھا۔ یہ کیا اوٹ پٹانگ لگا رکھا ہے؟ امسال نے بگڑے ہوئے موڈ سے کہا تھا۔ جواب میں ابتہاج نے ایسی ہی حرکتیں ہوتی ہیں تمہاری، کہا تھا، جس پہ امسال نے غبارے کی طرح منہ پھلا لیا تھا۔ ابتہاج نے مسکراتے ہوئے امسال کے گال جارحانہ انداز میں کھینچے تھے اور بدلے میں امسال نے اپنے ناخنوں سے ابتہاج کو زخمی کیا تھا۔ اسی لیے میں تمہیں بلی کہتا ہوں، ابتہاج نے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ ایک ہفتہ مزید گزر گیا تھا، اسی دوران امسال کی کانویکیشن بھی ہو گئی تھی۔ امسال کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی امسال نے ٹاپ کیا تھا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حمدان صاحب، زباریہ بیگم اور ابتہاج امسال کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ تینوں کی آنکھوں میں امسال کے لیے محبت اور فخر تھا۔ امسال کے والدین نے ابتہاج کا بھی شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے امسال کو اس کی پڑھائی مکمل کرنے کی نہ صرف اجازت دی تھی بلکہ تمام گھر والوں نے بھی تعاون کیا تھا۔ جواب میں ابتہاج نے میں نے تو اپنا وعدہ نبھایا ہے آنٹی۔ امسال اتنی ذہین ہے، کیسے نہ پوری کرتی اپنی پڑھائی؟ کہاں تھا نا۔ امسال کی پڑھائی مکمل ہونے پر جہانگیر مینشن میں بھی جشن منایا گیا تھا۔
जहांगीर साहब ने अमसाल को कंपनी ज्वाइन करने की भी दावत दी थी कि जब वो चाहे जहांगीर इंटरप्राइजेस में काम कर सकती हैं। अमसाल अपने रब का शुक्र अदा करते न थक रही थी। उसी ने अमसाल को कामयाबी से नवाजा था। आज मौसम बहुत खुशगवार था। आसमान बादलों की चादर से मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। ठंडी हवा माहौल को मजीद ताजगी बख्श रही थी। दोपहर के 3 बज रहे थे, लेकिन शाम से पहले ही शाम का समा था। जहांगीर मैंशन में इस वक्त सब लोग अपने अपने कमरों में मौजूद होते हैं। अमसाल को दोपहर में सोने की आदत न थी, इसलिए वो टेरेस पे बैठी सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज हो रही थी। क्या कर रही हैं मिसेज इब्तिहाज? अमसाल को अपने पीछे से इब्तिहाज की आवाज सुनाई दी थी। आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अमसाल ने सबमने सवाल किया था। इत्तेहाद मामूल के खिलाफ इस वक्त घर में मौजूद था। हाँ, आज काम कम था इसलिए आ गया। किसी की याद भी आ रही थी। इत्तेहाद ने जुमायने बात कही थी। किसकी याद? अमसाल ने अनजान बनते हुए कहा था। तुम्हें नहीं पता? इत्तेहाद के सवाल करने पर अमसाल ने ना में गर्दन हिलाई। पुराने दोस्त की याद आ रही थी। इत्तेहाद ने मुंह बिगाड़ते हुए जवाब दिया था, जबकि अमसाल बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी। ओह, तो फिर जाकर मिल आए अपने दोस्त से। अमसाल ने हल पेश किया था। वो पाकिस्तान में नहीं रहता। अब बहुत मारा है मैंने उसे बचपन में। इत्तेहाद याद आने पे हंसते हुए बोला था। कितनी बुरी बात है, अमसाल ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा था। ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, वो भी कोई मासूम नहीं था। बस एक बात का अफसोस है मुझे। इत्तेहाद अपनी शर्ट की आस्तीन मोड़ते हुए बोल रहा था। किस बात का अफसोस? अमसाल ने दिलचस्पी से पूछा था। मैं छोटा था जब हम लोग कुछ अरसे के लिए इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे। है मेरे शोफे से दोस्ती हुई थी। शैफे के पास रिमोट कंट्रोल कार थी और मुझे बचपन से ही गाड़ियां बहुत पसंद है। शैफे की वो गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने बाबा से वैसी ही गाड़ी की जिद की थी, लेकिन वैसी गाड़ी ना मिली। जब शाफे को पता चला तो उसने मुझे बहुत चिढ़ाया था। बस फिर गुस्से में आकर मैंने उसकी गाड़ी तोड़ दी थी। इत्तेहाद ने पूरी कहानी सुनाई थी, जबकि अमसाल जमाई लेते हुए सुन रही थी। उसे गाड़ियों का कोई क्रेज नहीं था। कितने बुरे हैं आप, उस बेचारी की गाड़ी तोड़ दी। अमसाल को शैफे के लिए बहुत बुरा महसूस हुआ था। वो क्या है ना, जब मेरी पसंद की चीज मेरे पास नहीं है तो किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए। मैं पहले खासा शिद्दत पसंद था। इत्तेहाद के लहजे में खुद पसंदी नुमाया थी। एक मिनट, ये डायलॉग तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, किसका था? अमसाल अपनी याददाश्त पर जोर डाल रही थी। एक्सक्यूज मी, ये कोई डायलॉग नहीं है। इत्तेहाद ने सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए बोला था। हाँ, याद आया, ये तो एमएजी का डायलॉग है। साल की आंखों में अलग ही चमक थी। आखिर को उसके पसंदीदा शख्स की बात हो रही थी। ये एमएजी कौन है? इत्तेहाद ने एक आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा था। आप एमएजी को नहीं जानते? अमसाल को तो सदमा ही लग गया था। नहीं, कौन है ये? अब बता भी दो। इत्तेहाद के लहजे में रकाबत महसूस की जा सकती है। मेरी दूसरी मोहब्बत है। अमसाल ने बहुत मोहब्बत से कहा था। व्हाट? इत्तेहाद को पतंगे लग गए थे। हाँ, पहली मोहब्बत हाशिम कारदार और दूसरी मिनहाज अज़्ज़हाक उर्फ एमएजी। इब्तिहाज को इमसाल के लहजे में वाकई मोहब्बत महसूस हो रही थी इन दोनों के लिए। कौन है ये दोनों? छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। इब्तिहाज को अब गुस्सा आ रहा था। कैसे उसकी बीवी उसके सामने ही अपनी मोहब्बतों के नाम गिनवा रही थी। हा हा, नॉवल के विलन है दोनों, मेरे फेवरेट। अमसाल से अब अपनी हंसी रोकी न जा रही थी, इसलिए जवाब देकर हंसने लगी थी। व्हाट द हेल? इत्तेहाद के मुंह से बस यही निकला था। तुम लड़कियों को तो वो हीरो पसंद आता है ना, क्या नाम है उसका? इत्तेहाद ने अपने जहन पर जोर देते हुए कहा। मुझे तो सारे ही हीरो पसंद आ जाते हैं। अमसाल शर्माने की अदाकारी करते हुए बोली थी, जबकि इत्तेहाद उसे जबरदस्ती घोड़ी से नवाजा था। पता नहीं क्या नाम था। इत्तेहाद बोला था। सालार सिकंदर, जहां सिकंदर, फारिस गाजी। अमसाल ने और भी बहुत सारे नाम बताए थे। हाँ, याद आया, यही पहला वाला नाम सालार। इत्तेहाद को आखिरकार याद आ गया था। सालार तो हीरो की फहरिस्त में पहली मोहब्बत है मेरी। अमसाल बड़ी मजे से बोली थी। अमसाल की बातों से इत्तेहाद को खूब अंदाजा हो रहा था कि उसकी बीवी नॉवलों की दुनिया में रहने वाली लड़की है। वटेवर, अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए भूल जाओ अपनी सारी मोहब्बतें। अब बस एक ही हीरो और एक ही विलन है तुम्हारा, एंड दैट्स मी, मीर इब्तिहाज जहांगीर। इब्तिहाज के लहजे में क्या कुछ न था, रकाबत, तनबी और शायद गुस्सा भी। इब्तिहाज कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन इमसाल के लहजे में अपने अलावा किसी और के लिए मोहब्बत हरगिज भी नहीं, फिर चाहे वो कोई फर्जी किरदार ही क्यों ना हो।
फोन की बजती घंटी अमसाल को दोबारा हाल में ले आई थी। माजी में हुआ ये वाकया याद करके अमसाल के लबों पे मुस्कुराहट रेंग रही थी। अब वो अलमीर से फोन पे बात करने में मसरूफ हो चुकी थी। बादल आसमान पर मजीद गहरे हुए थे। मिट्टी की भीनी भीनी महक से साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बादलों की काली चादर को देखकर लग रहा था कि खूब जमकर बारिश होने वाली थी। यही तो खास बात है कराची के मौसम की, पल में तोला पल में माशा, कब क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे ही बारिश थोड़ी तेज हुई तो जोयला बाहर लॉन में आ गई थी। इतने अरसे बाद बारिश बरसी थी। आज तो वो खूब नहाने वाली थी इस बारिश में। महारवेश इस वक्त महमल के साथ सो जाया करती थी, जबकि अमसाल को परेशान करना जोयला को मायूब लग रहा था। जोयला ये नहीं जानती थी कि अमसाल भी उसकी तरह बारिश की दीवानी है। हैदर अपनी नाइट ड्यूटी करके सुबह 9 बजे घर वापस आया था और इसके बाद से ही पड़ा सो रहा था। कमरे की खिड़की खुली होने के बायस बारिश की शोर की आवाज आ रही थी। हैदर वैसे भी कुछ ही नींद का मालिक था, इसलिए उसकी आंख अब खुल चुकी थी। मुंह धोकर जब वो बाहर आया तो उसका रुख खिड़की की जानिब था। मौसम और फिजा में फैली खुशगवारियां देखकर उसकी अपनी तबीयत भी तरोताजा हो गई थी। ये लड़की बीमार पड़ जाएगी, न जाने कब से भीग रही है। हैदर की नजर नीचे लॉन में बारिश के मजे लेती जोयला पे पड़ी थी। अब उसका रुख लॉन की जानिब था। जुई, हैदर ने अपनी मनकूहा को आवाज दी थी। जोयला ने हैदर की जानिब रुख करके बिल्कुल किसी बच्चे की तरह हाथ हिलाया था। अंदर चलो, बस बहुत नहा लिया बारिश में, हैदर जोयला की जानिब आते हुए कहा था। नहीं हैदर प्लीज, अभी नहीं, देखे ना कितने मजे की बारिश हो रही है। जोयला ने साफ इनकार कर दिया था। हाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन आप अंदर चले, मादाम बीमार पड़ जाएंगी। हैदर के लहजे में जोयला के लिए फिक्र थी। कुछ नहीं होता हैदर, मैं अभी नहीं आऊंगी अंदर। जोयला अंदर जाने के लिए राजी ना हो रही थी। जुई, जिद ना करो और अंदर चलो। हैदर इस बार जोयला का हाथ पकड़कर संजीदा अंदाज में कहा था। अगर बीमार हो भी गई तो क्या हुआ, वापस ठीक भी हो जाऊंगी। जोयला ने मजम्मत करते हुए कहा। बच्चों जैसी बातें ना करो। हैदर को अब गुस्सा आ रहा था। उफ हैदर, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो आप हैं ना मेरे डॉक्टर, आपके होते हुए कैसी टेंशन। जोयला ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। लड़की, तुम्हें मैं क्या कहूँ। हैदर जोयला की बात पे मुस्कुराया था। लगता है इस हसीन मौसम में रोमांस चल रहा है। दोनों को अपने पीछे से अमसाल की आवाज आई थी। अमसाल दोनों की जानिब चलती हुई आ रही थी। बारिश का शोर सुनकर भी लॉन में खुदा की रहमत से लुत्फानंदोज होते हुए भी आखिर को वो भी बारिश की दीवानी थी। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ भाभी, हैदर ने दुहाई दी थी, जबकि जोयला हैदर को घूरी से नवाजना ना भूली थी। दोनों को देख अमसाल मुस्कुराई थी। थोड़ी देर में से लेकर आप भी अंदर आ जाइएगा भाभी, वरना दोनों ही बीमार पड़ जाएंगे। हैदर दोनों को ताकीद से कहकर अंदर चला गया था। अब लॉन में बारिश की तेजी से गिरते कतरों के शोर के साथ अमसाल और जोयले की आवाजें भी शामिल थी। काफी वक्त गुजर गया था और दोनों को ही अंदाजा ना हुआ था। दोनों ही अब ठंड से कांप रही थी, लेकिन फिर भी अंदर जाने का ख्याल दिमाग में नहीं आने दे रही थी। इत्तेहाज की गाड़ी घर में दाखिल हुई तो वो अपनी बहन और बीवी दोनों को ही जानता था और दोनों को कांपते देख उसे गुस्सा आया था। दोनों की अच्छी खासी क्लास लेकर उन्हें अपने साथ ही अंदर ले आया था। उसे दोनों की ही फिक्र थी। बहुत ही कोई खड़ूस आदमी है तुम्हारे भाई। हाँ, अमसाल ने जोयला के कान में कहा था, जिसे सुनकर वो हंसने लगी थी। इत्तेहाद तेजी से कमरे की जानिब बढ़ गया था, जबकि हैदर अमसाल और जोयला को इत्तेहाद से डांट खाने पे तंग कर रहा था। कुछ वक्त के बहस के बाद अब जोयला और अमसाल भी अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गई थी। अगर वो भी कपड़े तब्दील ना करती तो पक्का बीमार हो जाती। अब्र रहमत थम चुकी थी, लेकिन अब भी मौसम बहुत खुशगवार था। जहांगीर मैंशन के तमाम अफराद इस वक्त लॉन में बैठे मौसम के साथ साथ चाय और पकौड़ों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। शाम का वक्त सुहाना और मौसम खुशगवार था, साथ में चाय का भाप उड़ाता हुआ कप। मजा आ गया, हैदर ने चाय का घूंट भरते हुए कहा था। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कही हैदर ने, तमाम क्रेडिट मेरी बेटियों को जाता है, जहांगीर साहब बोले थे। मिराज सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, जबकि इब्तिहाज दुनिया जहां से बेनियाज होकर बैठा था, जिसे वो यहाँ मौजूद ही नहीं। हम साल से इब्तिहाज की इतनी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इब्तिहाज मूडी था, ये तो वो इतने अरसे में समझ चुकी थी, लेकिन घर में इब्तिहाज कम ही खामोश या उखड़ा उखड़ा रहता था। ज्यादातर उसका मूड खुशगवार ही होता था। छोटे मीर, तुम क्यों इतने खामोश हो। जन्नत बेगम ने भी इब्तिहाज की खामोशी महसूस की थी। कुछ नहीं मामा, मैं ठीक हूँ। इब्तिहाज मुस्कुराया था।
अब वो क्या बताता कि घर वापस आते हुए रास्ते में उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से उसका मूड खराब था। तेज बारिश के बाद सभी को घर पहुंचने की जल्दी थी। ऐसे में एक गाड़ी ने, जिसमें लड़के मौजूद थे, पीछे से इत्तेहाज की गाड़ी को हिट किया था और इत्तेहाज के सवाल करने पर गाड़ी चलाने वाले हाथापाई पर उतर आया था। जहांगीर साहब और मेराज एक ही गाड़ी में इत्तेहाज के पीछे थे, इसलिए उन्होंने मामला संभाल लिया था, वरना इत्तेहाज तो इनकी हड्डियां ही तोड़ देता। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी थी। जहांगीर साहब ने मौजू तब्दील किया था। अब सबकी तवज्जो उनकी जानिब थी। इत्तेहाज, मिराज और हैदर जानते थे कि वो क्या बात करने वाले हैं। अब सब लोग तैयारी कर ले, इसी हफ्ते हवेली के लिए निकलना है, जहांगीर साहब ने ऐलान किया था। लेकिन मीर साहब, यूं अचानक, सब खैर तो है ना? जन्नत बेगम के लहजे में फिक्र थी। जी बेगम साहिबा, सब खैरियत है। भाई का फोन आया था, सबको याद कर रहे थे, और फिर हमसाल ने भी तो नहीं देखी हवेली। जहांगीर साहब जन्नत बेगम को परेशान करना नहीं चाहते थे, इसलिए फिलहाल बात को टाल दिया था। वाह बाबा, कितना अरसा हो गया हवेली गए हुए, बहुत मजा आएगा, जोएला खुशी से बोली थी। ऐसे ही मुस्कुराते बातें करते शाम अपने अख्तिताम को पहुंची थी। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। अमसाल लॉन में अकेली चहलकदमी कर रही थी। नंगे पांव घास पे चलने पे उसे मजा आ रहा था। ठंडी हवा के झोंके उसके वजूद से टकरा रहे थे। टेरेस पे भाप उड़ाता कॉफी का मग हाथ में लिए इत्तेहाज पे मंजर बहुत गौर से देख रहा था। दिल ने चाह के थी अमसाल के हम कदम होकर इस मंजर को मुकम्मल कर दे, लेकिन दिल की बात अनसुनी करके वो वापस कमरे में चला गया था। दूसरी जानिब अमसाल इत्तेहाज के बारे में ही सोच रही थी। आज वो बहुत खामोश था, अमसाल से भी कोई बात ना की थी। जाने अनजाने में वो इत्तेहाज की फिक्र कर रही थी। यही सब सोचते सोचते मजीद वक्त गुजर गया था। अमसाल दिमाग में आती सोचों को झटक कर अंदर की जानिब बढ़ गई थी। वो अपने और इत्तेहाज के मुश्तरका कमरे में दाखिल हुई थी। हाथ में पानी से भरा हुआ जग था। इत्तेहाज बेड पे नीम दराज बेजाज सी शक्ल बनाए लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। रख दें, अब बाकी काम कल कर लीजिएगा, अमसाल पानी का जग साइड टेबल पर रखते हुए बोली थी। नहीं, कल मेरी मीटिंग है, बहुत अहम, तुम सो जाओ आराम से, मैं स्टडी में चला जाता हूँ। इत्तेहाज अपने माथे पे हाथ फेराते हुए खोया हुआ था, उसका सर दुख रहा था। सर दुख रहा है? अमसाल ने तमाम बातों को इग्नोर करके सवाल किया था, लहजे में फिक्र थी। हाँ, ठीक हो जाएगा, सोकर उठूंगा तो। इत्तेहाज की नजरें अब भी लैपटॉप की स्क्रीन पे थी। ये ले, इससे आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम सार इत्तेहाज के सामने पानी का गिलास और पेन किलर लिए बैठी थी। शुक्रिया। इत्तेहाज इमसाल की जानिब देखा और फिर उसके हाथों से दोनों चीजें ले ली थी। आप आराम कर इत्तेहाज, मैं ये काम कर देती हूँ। इत्तेहाज लैपटॉप हाथ में लिए बेड से उठा था। अमसाल फौरन बोली थी, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? खैर, तुम्हें क्या पता मेरे काम का, रहने दो। इत्तेहाज ने जवाब दिया था, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ना, मैं बना देती हूँ, आप बस मुझे डिटेल्स बता दें। भूले नहीं कि मैंने भी बिजनेस ही पढ़ा है। अमसाल मुंह बनाते हुए बोली थी, ओह हाँ, मैं भूल गया था। इत्तेहाज दोबारा बैठ गया था। लाए दें मुझे और आप सुकून से सो जाएं, आपका काम हो जाएगा। अमसाल ने इत्तेहाज से लैपटॉप लिया था। इत्तेहाज के मना करने के बावजूद भी अमसाल ने लैपटॉप लेकर ही दम लिया था। इत्तेहाज का सर कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा था, इसलिए उसने भी हार मानते हुए दे दिया था। अब अमसाल काम करने में मगन थी और इत्तेहाज अपनी जगह पे लेटा उसे देखने में। इत्तेहाज अमसाल की एक एक हरकत नोट कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब इत्तेहाज की आंच देती नजरें खुद पे महसूस करके अमसाल से काम करना मुश्किल हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? आखिर को तंग आकर अमसाल बोल पड़ी थी। इत्तेहाज के मुसलसल देखने से उसे काम करने में मसला हो रहा था। कैसे देख रहा हूँ? इत्तेहाज अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला था। अब अगर आपने मेरी तरफ देखा तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। अमसाल ने धमकी दी थी, लेकिन सामने वाले पे धमकियों का असर कहाँ होता था? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन मासूम धमकियों से डर जाऊंगा? इत्तेहाज उसे मजीद तंग कर रहा था। अमसाल ने बदले में इत्तेहाज को जबरदस्त की धमकी घूरी से नवाजा था। हाय बंदा कुर्बान जाए इस अदा पे। इत्तेहाज छछोरापन का मुजाहिरा करते हुए बोला था, अब सर में दर्द नहीं हो रहा इनके? हाँ, अमसाल ने दिल में कहा था। थोड़ी देर बाद जब अमसाल ने इत्तेहाज की जानिब देखा तो वो पुरसुकून नींद सो रहा था। अमसाल के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। वो सोते हुए भी कितना खूबरू लगता था। अमसाल ने लैपटॉप साइड पे रखकर इत्तेहाज के ऊपर कंफर्टर डाला था और कमरे में रोशनी को मद्धम करके लैपटॉप उठाए बाहर टेरेस पे चली गई थी।
फजर की अजान की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। हल्की रोशनी होने पर परिंदे अपने घोंसलों से बाहर आ चुके थे और आसमान पर परवाज भर रहे थे। जैसे जैसे रोशनी बढ़ रही थी वैसे ही इस जगह की खूबसूरती नुमाया हो रही थी। हरे भरे खेत हवा के झोंकों से लहलहा रहे थे। खेतों के दरमियान में मौजूद पक्की सड़क पे गुबार सा उठ रहा था और कुछ ही देर में एक काली गाड़ी जुन से वहां से गुजरी थी। उधर उम्र का आदमी गाड़ी चला रहा था जबकि पीछे वो बैठी थी जिसने अपने गिर्द लिपटी चादर कोने से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। चादर से झांकती उसकी हल्की भूरी आंखें खिड़की से बाहर का मंजर देख रही थी, लेकिन वो जहनी तौर पर वहां मौजूद नहीं थी। उसका दिमाग पिछले कुछ महीनों में होने वाले वाकयात को सोच रहा था। वो हर लम्हा इन्हीं गुजरे महीनों को सोचती रहती थी जब उसकी किस्मत ने अचानक ही पलटा खाया था और मिर्जा सरमद बेग नामी भौचाल उसकी जिंदगी में आया था। वो अपनी सोचों में ही गुम थी कि अचानक ही एक झटके से गाड़ी रुकी थी जो उसे हाल में वापस ले आई थी। कुछ संभल कर जब उसने देखा तो खौफ की एक लहर उसके वजूद में दौड़ी थी। सामने ही सफेद लैंड क्रूजर खड़ी थी और उसके बोनट से टैग लगाए सफेद शलवार कमीज पे काली चादर ओढ़े वो खड़ा था। हानिया की बर्बादी। दो लोग गाड़ी के सामने गन ताने खड़े थे। गालबन वो सरमद के गार्ड थे। सरमद ने ड्राइवर को बाहर आने का कहा इशारा किया था जबकि हानिया ने ड्राइवर को बाहर निकलने या गाड़ी को लॉक खोलने से मना किया था। सरमद के इशारे पे एक आदमी गाड़ी की जानिब बढ़ा था और ड्राइवर की तरफ का शीशा तोड़ने की कोशिश की थी। इसके ऐसा करने पे बैठे दोनों वजूद डर गए थे। हिम्मत करके ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला था। छोड़ो मुझे, हानिया चीखती थी। ड्राइवर के बाहर आते ही रोशनी की रफ्तार से सरमद गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल चुका था और हानिया का हाथ थाम के उसे बाहर निकाला था। हानिया भरपूर अंदाज में मजाहमत कर रही थी, लेकिन उस मजबूत मर्द के आगे वो नाजुक जन सरमद के गार्ड्स खजीम की जानिब बढ़े थे कि पीछे से ही उन्हें पकड़ लिया गया। अरे देखो तो कौन आया है, मेरे होने वाले साले साहब। सरमद अब भी बाज न आ रहा था। बकवास बंद कर अपनी। हानिया आप गाड़ी में जाकर बैठे। खजीम इंतहाई गुस्से के आलम में बोल रहा था जबकि हानिया फौरन गाड़ी में बैठ गई थी। खजीम के इशारे पे ड्राइवर भी गाड़ी में बैठा था और उसे आगे बढ़ा लिया था। जान से मार दूंगा मैं तुझे अगर अब तूने कोई हरकत भी की तो। खजीम ने सरमद को धक्का मारकर खुद से दूर फेंका था। बहुत जल्द आऊंगा और अपनी अमानत को ले जाऊंगा, सरमद ने कमीनगी से कहा था। खजीम का खून खोल रहा था लेकिन वो सिर्फ अपने बाप के कहे की वजह से कुछ नहीं कर रहा था। दूसरी जानिब सरमद भी अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। फिलहाल उसने कुछ नहीं किया था क्योंकि खजीम के साथ बहुत से गार्ड्स थे जिन्होंने उन्हें घेरा हुआ था। सरमद वो गीदड़ था जो सिर्फ अपने इलाके में ही शेर बनता था। मिर्जा खावर बेग के तीन ही बेटे थे और सरमद सबसे छोटा था। खावर बेग के बेजा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा था। सरमद की मिसाल अमीर बाप की बिगड़ी औलाद और पढ़े लिखे जाहिल वाले भी थे। वो तबीयत से ही खासा अय्याश इंसान था। तालीम का भी उस पे कुछ असर नहीं होता था। मिर्जा खानदान और अमीर खानदान के ताल्लुकात सरमद ही की वजह से खराब हुए थे। सरमद ने जब से हानिया को देखा था वो उसका दीवाना हो गया था। जब रिश्ते से इनकार हुआ तो वो हत्या से ही उखड़ गया था। अब हानिया को हासिल करना सिर्फ और सिर्फ उसकी जिद बन गई थी। प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी थी बरखुरदार, जहांगीर साहब ने इत्तेहाद की पीठ थपथपाते हुए कहा था। शुक्रिया बाबा, लेकिन ये तारीफ आप अपनी बहू से करिएगा। इत्तेहाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। क्या मतलब? अमसाल से जहांगीर साहब को कुछ समझ न आया था। ये प्रेजेंटेशन अमसाल ने बनाई थी बाबा। इत्तेहाद की आंखों में अमसाल के लिए फख्र था। सभी ने तारीफ की थी, इसीलिए मुझे तुम्हारे अंदाज से मुख्तलिफ लगी थी प्रेजेंटेशन। मेराज ने जहांगीर साहब के ऑफिस का दरवाजा खोलते हुए कहा था और तीनों बाप बेटे अंदर दाखिल हुए थे। अमसाल बहुत काबिल बच्ची है। मेरी ख्वाहिश है कि वो अपनी खुशी से हमारी कंपनी ज्वाइन करे। जहांगीर साहब ने एक बार फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था जबकि दोनों भाई मुस्कुराए थे। तुम दोनों अब घर के लिए निकल जाओ और गांव जाने की तैयारी करो। हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। मैं भी एक आखिरी काम खत्म करके निकलूंगा। जहांगीर साहब के कहने पे दोनों भाई खुदा हाफिज कहते हुए निकल गए थे। हानिया कब तक मज़ाहमत कर पाती? सरमद की नजरें हानिया के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो थी ही इतनी खूबसूरत, उसकी खूबसूरती पे ही तो सरमद अपना दिल हार बैठा था। मैं तो नहीं छोड़ रहा, क्या कर सकती हो तुम? सरमद ने हानिया को अपने मजीद करीब करते हुए कहा था। मैंने कहा छोड़ दो मुझे जलील इंसान। हानिया ने भरपूर मज़ाहमत की थी और उससे फासला बनाने में कामयाब हुई थी। अरे मेरी रानी, तुम तो मेरी ही हो, तो फिर ये मज़ाहमत कैसी? सरमद के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आई थी।
हानिया ने सरमद की गिरफ्त से खुद को आजाद किया था और फिर फिजा में थप्पड़ की आवाज उभरी थी। हानिया कमजोर लड़की नहीं थी बल्कि वो बाहिम्मत थी। सरमद को यकीन नहीं आ रहा था एक औरत जात ने उस पे हाथ उठाया था। उसकी झूठी गैरत ने जोश पकड़ा था। सरमद ने हानिया की तरफ अपना हाथ उठाया ही तक उसका हाथ हवा में मुअल्लिक रह गया था। एक मजबूत हाथ ने सरमद के हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। सरमद की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही चलती जा रही थी, इसलिए मीर मनान ने जहांगीर साहब को फोन करके गांव का आने का कहा था। 3 गाड़ियां आगे पीछे रफ्तार भर रही थी और फासला तय होता जा रहा था। वो लोग फजर की नमाज के बाद ही जहांगीर मेंशन से गांव के लिए निकल चुके थे। अमसाल बहुत पुरजोश थी क्योंकि वो पहली बार किसी गांव में जा रही थी। हमेशा से उसे गांव देखने और वहां के लोगों से मिलने का बहुत शौक था। इत्तेहाद संजीदगी से गाड़ी चला रहा था, उसकी भूरी आंखें सामने मौजूद रोड पे थी। अमसाल जो कि काफी देर से मुंह बंद किए खिड़की से बाहर के नजारे देख रही थी, अब उसे ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था। 2 मिनट मजीद गुजरे थे कि अमसाल का सब्र जवाब दे गया था। जबान में खुलबुली मची थी और अमसाल इत्तेहाद की जानिब घूमी थी। मीर एक बात बताए। अमसाल के ऐसे बोलने पर इत्तेहाद ने कहा था। आप लोगों का गांव कैसा है? अमसाल ने इश्तियाक से सवाल पूछा था। बहुत खूबसूरत गांव है, तुम्हें बहुत से कुदरती मनाजिर देखने को मिलेंगे वहाँ। इत्तेहाद ने भी मोहब्बत से जवाब दिया था। कब तक पहुंचेंगे? अमसाल के लहजे में बेसब्री थी। आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे। वैसे तुम पहले कभी किसी गांव गई हो? इत्तेहाद को भी अमसाल का खुद से बात करना अच्छा लग रहा था। नहीं, मैं पहली बार गांव जा रही हूँ, अमसाल ने जवाब दिया था। दोनों बातें कर रहे थे और रास्ता कट रहा था। मंजिल कुछ ही फासले पे थे। अब देखना ये था कि ये मंजिल दोनों से के लिए कैसी होने वाली थी। क्या दोनों की जिंदगी के इम्तिहान खत्म हो गए थे या अब भी कोई कड़ी मुसाफत बाकी थी? अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चला, वो लोग पहुंचने वाले होंगे। रुमाना बेगम मुलाजमों के सर पे खड़ी थी, बोल रही थी। सबके कमरे सेट कर दिए हैं, शाइस्ता बेगम बोली थी जो कि इत्तेहाद की छोटी ताई थी। जी बीबी, सब कमरे तैयार हैं और तमाम जरूरी सामान भी रखवा दिया है, मुलाजमों ने जवाब दिया था। ठीक है, चलो मेरे साथ किचन में खाने की तैयारी देखनी है मुझे। शाइस्ता बेगम मुलाजमा के साथ किचन की जानिब बढ़ गई थी। तुम कहाँ जा रही हो? रुमाना बेगम ने अपनी छोटी बेटी परीशी को किचन की जानिब जाते हुए देखकर पूछा। वो मैं इफ्तिहाज के लिए बिरयानी बना रही हूँ अपने हाथ से, उनको बहुत पसंद है ना? परीशी ने उजलत में जवाब दिया। इधर ही रुको, तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं कि भूल जाओ उसे, अब वो शादी कर चुका है, रुमाना बेगम सख्त लहजे में बोली थी। वो परीशी को इस मामले में बहुत बार समझा चुकी थी लेकिन वो अपनी जिद पर कायम थी। और मैं भी आपको कितनी बार कहूँ कि मैं नहीं भूल सकती उन्हें, वो सिर्फ मेरे हैं और इस बार मैं उन्हें हासिल करके ही रहूंगी। इतना कहकर परीक्षा चली गई थी। पीछे रुमाना बेगम अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। न जाने परीक्षा इस बार क्या करने वाली थी। एक बड़े से काले रंग का दरवाजे के सामने तीनों गाड़ियां खड़ी थी। कुछ ही सेकंड में वो लंबा चौड़ा दरवाजा वाह हुआ था और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत हवेली अपनी पूरी शान से खड़ी नजर आ रही थी। तीनों गाड़ियां अंदर दाखिल हुई थी। बीच में ईंटों से बनी राहदारी थी और दोनों जानिब खूबसूरत पौधों और फूलों से सजा लॉन। तीनों गाड़ियां हवेली के पोर्च में रुकी थी और तमाम अफराद बाहर तशरीफ लाए थे। उन सबके इस्तकबाल के लिए हवेली के तमाम अफराद मौजूद थे। सबके चेहरों पे खुशी नुमाया थी। आखिर को इतने अरसे बाद जहांगीर मेंशन के लोग यहाँ आए थे। सब लोग एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले थे और फिर सब ही हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गए थे। हैदर अस्पताल की वजह से यहाँ मौजूद ना था। वो 2 दिन बाद हवेली आने वाला था। अमसाल का दिल चाह रहा था कि वो इसी वक्त पूरी हवेली देख ले, लेकिन लंबे सफर की वजह से वो काफी थक चुकी थी। थोड़ी देर सब लोग साथ बैठे बातें कर रहे थे। फिर आराम के गर्ज से सबको उनके कमरे दिखा दिए गए थे जहां अगले कुछ दिन वो सब रुकने वाले थे। अमसाल फ्रेश होकर आराम से बैठी थी और अपनी मामा को फोन करके खैरियत से पहुंच जाने का इत्तला दी थी। इत्तेहाद भी कमरे में आ चुका था। इतने लंबे सफर के लिए ड्राइव करते वो भी काफी थक गया था, इसलिए फौरन ही नींद की देवी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया था। जहांगीर मेंशन के अफराद आराम कर रहे थे जबकि हवेली के तमाम अफराद अपने अपने काम में मसरूफ हो गए थे। इन सबको हवेली आए 2 दिन गुजर गए थे। सरसे में सरमद की जानिब से खामोशी थी। मीर खजीम जो कि मीर उमर का बेटा था, कुछ दिन पहले होने वाले वाकये से घर के मर्दों को आगाह कर चुका था। जहांगीर साहब और उनके दोनों भाई सरमद का मामला सुलझाने की तरकीब सोच रहे थे। हैदर भी आज शाम में हवेली पहुंचने वाला था। इत्तेहाज और मेराज इस वक्त हवेली में मौजूद न थे। दोनों भाई जोएला, अमताल और महावीर को गांव दिखाने लेकर गए थे। ये गांव कहीं से भी गांव न लगता था। पक्की सड़कें, बिजली और पानी की सहूलियात, इसके अलावा स्कूल और अस्पताल भी बने हुए थे।
ये गांव बहुत खूबसूरत था और यहाँ के लोग भी मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले थे। अमसाल को यहाँ बहुत मजा आ रहा था। वो खुश थी यहाँ आकर, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यहाँ उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मैं क्यों भरोसा करूं तुम पे? फोन पे दूसरी जानिब से आवाज उभरी थी। तुम जितनी जल्दी हो सके मेरा काम कर दो, तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। वो आसपास देखते हुए बोली थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैं क्यों तुम पे भरोसा करूं? दोबारा वही सवाल दोहराया गया था। तुम्हारे पास मुझ पे भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके अंदाज में गुरूर था। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर तुमने कोई भी होशियारी की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सामने वाले का लहजा धमकियां महज था। तुम्हें मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरा काम कर दो, मैं वादा के मुताबिक तुम्हारा काम कर दूंगी। उसके बाद तो तुम मुझे जानते हो और ना ही मैं तुम्हें। वो सामने वाली की धमकियों में कहाँ आने वाली थी। इतना कहकर वो फोन रख चुकी थी। पीछे पलटने पे उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? जोएला ने उसे देखते हुए पूछा था, जिसका चेहरा लट्ठे की मानंद सफेद था। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने अपने माथे पे आए पसीने को साफ करते हुए कहा था। किससे बात कर रही थी ऐसे छुपकर? जोएला ने उसे जांचती नजरों से देखते हुए कहा था। हाँ, वो मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। और हा हा हा, छुप के कहा। वो मसनूई अंदाज में हंसी थी। मैं तुम्हें बुलाने आई थी, बड़ी ताई तुम्हें बुला रही है। जोएला ने अपने आने की वजह बताई थी। हाँ, चलो मैं उनकी बात सुन लेती हूँ। वो कहते हुए वहां से फौरन निकली थी। दिल को धड़का लगा था कि कहीं जोएला ने उसकी बातें तो नहीं सुन ली, लेकिन जोएला के अंदाज से ऐसा महसूस ना हो रहा था। दूसरी जानिब जोएला वहीं खड़ी उसे जाते देख रही थी और दिमाग में कुछ चल रहा था। फिर सर झटक के आगे बढ़ी गई थी। भाई, इस बात का तो मुझे यकीन है कि वो किसी लड़के से बात कर रही थी, लेकिन वो था कौन और किस मामले में बात हो रही थी, इस बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकती। जोएला सीधे अपने भाइयों के पास आई थी। तुम ऐसा करो कि उस पर नजर रखो। कुछ भी गलत लगे तो हमें बताना। महराज ने सारी बात सुनकर जवाब दिया था। पता नहीं क्या मुसीबत है इस लड़की को। जुई, अगर ये इसका कोई जाती मामला है तो हमारे बला से वो जो करे। इत्तेहाद बेजार में बोला था। जी ठीक है भाई, अब मैं हैदर और अपने भाभीियों के साथ जा रही हूँ। हाय। जोएला कहते हुए बाहर निकल गई थी। जितनी जल्दी हो सके ये सरमद नामी बला का मामला सुलझाना है, मेराज ने इत्तेहाद से कहा था और वो दोनों भी कहीं जाने के लिए निकल गए थे। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? शाइस्ता बेगम ने अमसाल को चूल्हे के सामने खड़े देखते हुए पूछा। आज का खाना मैं पका रही हूँ आंटी, अमसाल मुस्कुराते हुए बोली थी। अरे नहीं बेटा, तुम हटो, ये लोग पका लेंगी। शाइस्ता बेगम ने मुलाजमाओं को घूरते हुए कहा था। कोई बात नहीं आंटी, मैंने ही इनको यहाँ बिठाया है। वैसे भी मैं बोर हो रही थी तो सोचा क्यों ना कुछ बना लूं। अमसाल ने चमचा चलाते हुए तफसील बताई। आंटी, आप आज हमारे हाथ का खाना खा के देखें। एक कोने से महावेश की आवाज आई थी। तुम भी यही हो? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। शाइस्ता बेगम मुस्कुराते हुए बोली थी और फिर महावेश के साथ ही बैठ गई थी जो सब्जी काट रही थी। भाभी लाए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, हानिया किचन में दाखिल होते हुए बोली थी। वो जानती थी कि आज का खाना अमसाल और महावेश मिलकर बनाने में वाली थी। अरे नहीं, तुम बैठो और बातें करो हमसे। काम हम दोनों कर लेंगे, क्यों भाभी? अमसाल ने आखिर में महावेश को मुखातिब किया था, जिसका जवाब महावेश ने बिल्कुल दिया था। कुछ ही देर में रोमाना बेगम, जन्नत बेगम और जोयला भी किचन में ही आ गई थी। आज हवेली के किचन में इन सब की बहार लगी थी, लेकिन कोई था जो अमसाल के मुस्कुराते चेहरे को निहायत हकारत से देख रहा था। गांव में आए सबको एक हफ्ता गुजर गया था और वक्त का पता ही न चला था। आज मौसम खासा खुशगवार था। फजर की नमाज अदा करके अमसाल लॉन में आ गई थी। हरी भरी घास बहुत खूबसूरत लग रही थी। कराची में भी अमसाल फजर की नमाज के बाद चहलकदमी करती थी। इत्तेहाद भी बाहर जॉगिंग करने गया हुआ था। अमसाल ठंडी घास पे चलते हुए अपनी जिंदगी को सोच रही थी। उसके दिमाग में माजी के वाकयात किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। कभी वो मुस्कुरा रही थी, कभी उसके चेहरे पे उदासी थी और कभी बिल्कुल सपाट तासरात। क्या कर रही हो? इब्तिहाज की आवाज अमसाल को अपने बिल्कुल करीब से आई थी। डरा दिया आपने मुझे, आप इंसानों की तरह नहीं आ सकते। अमसाल ने इब्तिहाज को घूरा था। मैं तो इंसान की तरह ही आया हूँ, तुम ही पता नहीं किसके ख्यालों में गुम हो। इब्तिहाज ने हंसी रोकते हुए संजीदा अंदाज में जवाब दिया। जी नहीं, किसी जिन की तरह अचानक से नमदार हो जाते हैं आप। अमसाल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया था।
हाँ हाँ हाँ, अच्छा प्लीज मुझे फ्रेश जूस बना दो, मैं चेंज करके आता हूँ। इब्तिहाज ने अमसाल का हाथ पकड़ते हुए कहा था और फिर उसे लिए अंदर बढ़ गया था। अमसाल भी हंसी थी। हंस लो जितना हंसना है, बहुत कम वक्त बचा है तुम्हारे पास। ऊपर खिड़की से दो आंखें ये सारा मंजर देख रही थी। लहजे में नफरत थी। क्या सोच रही हो? अमसाल हानिया के बराबर में सोफे पे बैठते हुए गोया हुई थी। इत्तेहाद को जूस देकर वो जनान खाने के लाउंज में आई थी। वहां हानिया किसी सोच में गुम थी। हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप बताएं, दोबारा सोई नहीं? अमसाल की आवाज में हानिया अपनी सोचों से बाहर आई थी। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, अमसाल ने जवाब दिया था। तुम परेशान लग रही हो मुझे, सब खैरियत है? चाहो तो शेयर कर सकती हो, अमसाल ने दोबारा बात शुरू की थी। हानिया खामोश तबीयत की मालिक थी। मैं बस सोच रही थी कि किस्मत कैसे पलट जाती है, जिस चीज का हमने कभी तस्वीर भी न किया होता वो हो जाता है। हानिया एक ट्रांस की कैफियत में बोल रही थी। तुम्हारी इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वाकई किस्मत किस वक्त किस मोड़ पे ले आए अंदाजा ही नहीं होता। अमसाल को वो वक्त एक बार फिर याद आया जब इब्तिहाज उसकी जिंदगी में आया था। भाभी, ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी जिंदगी अचानक आ जाने वाले तूफान की नजर हो जाती है? हानिया बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। ये आजमाइश होती है हानिया, अल्लाह की तरफ से। हमें बस सब्र करना होता है, अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करनी होती, क्योंकि बेशक वो हमसे बेहतर जानने वाला है। अमसाल ने हानिया के बालों में हाथ चलाते हुए कहा था, जो उसकी गोद में सर रखे लेटी हुई थी। मुझे शाइस्ता आंटी ने बताया कि तुम पेंटिंग करती हो, मुझे दिखाओगी अपनी पेंटिंग्स? अमसाल ने मौजू तब्दील किया था। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी, चले आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। पेंटिंग का सुनकर हानिया पुरजोश होते हुए उठी थी और अमसाल का हाथ पकड़े उसे अपने कमरे में ले गई थी। इतवार का दिन था। दोपहर के खाने के बाद तमाम खवातीन जनान खाने में बैठी थी और सबकी खुशगपियां चल रही थी। अमसाल और महाविश लड़कियों को कराची के बारे में चीजें बता रही थी, जो कि सब दिलचस्पी से सुन रही थी। परीशे भी सबके दरमियान बेजाज सी शक्ल बनाए बैठी थी। कुछ वक्त मजीद गुजरा था कि परीशे का मोबाइल बजने लगा था। मोबाइल पर मौजूद नंबर देखकर परीशे फौरन चौकन्ना हुई थी और यहाँ वहाँ देखता था और सब अपनी बातों में मसरूफ थे। वो उठ के वहां से चली गई थी। तुम्हें मैंने कहा था ना कि फोन मत करना मुझे, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी। तो क्यों फोन किया? परीशे हल्की आवाज में दांत पीसते हुए बोली थी। ओ बीबी, ज्यादा मुझ पे रोब झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? अपनी औकात में रहो। भूलो मत कि मिर्जा सरमद बेग से बात कर रही हो। दूसरी जानिब से रोबदार आवाज में लहजे में कहा गया था। औकात तुम भी अपनी मत भूलो और तमीज से बात करो। परीशे को सरमद का बात करने का अंदाज जहर लगा था। सरमद फिलहाल बर्दाश्त कर गया था, क्योंकि जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें क्या करना है वो तुम जानती हो। सरमद ने सीधा काम की बात की थी। ठीक है, तुम 4 बजे हवेली के पिछले गेट पर आ जाना। परीक्षा ने इतना कहकर फोन बंद कर दिया और वहां से चली गई थी, लेकिन किसी ने उसकी बातें सुन ली थी। 3 बज चुके थे। इस वक्त तमाम लोग अपने अपने कमरों में मौजूद थे। अमसाल को इब्तिहाज से कुछ बात करनी थी, इसलिए वो उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो न जाने कहाँ था। 10 मिनट बाद अमसाल ने फैसला किया वो खुद ही मर्दान खाने में जाकर इब्तिहाज को बुला ले। वो कमरे से बाहर निकली थी कि उसे एक मुलाजमा वहां से गुजरती हुई नजर आई थी। सुनो, इधर आओ प्लीज, अमसाल ने मुलाजमा को पुकारा था। जी बीबी जी, कुछ चाहिए आपको? मुलाजमा ने पूछा था। हाँ, तुम मर्दान खाने से इब्तिहाज को बुलाकर ला सकती हो, अमसाल ने अपना काम बताया था। बीबी जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुलाजमा ने ड्रामाई अंदाज में सर पे हाथ मारा था। क्या हुआ? तुम नहीं जा सकती वहां? मैंने तो सुना है कि मुलाजमा जा सकती है इतला देने, अमसाल ने याद करते हुए कहा था, क्योंकि उसे ये बात जन्नत बेगम ने ही बताई थी। बीबी जी, आप अपने सर के साईं का नाम कैसे ले सकती हैं? मुलाजमा ने अमसाल की अक्ल पे मातम किया था। सर का साईं क्या होता है? अमसाल खुद से बड़बड़ाई थी। तुम जाओ, उनको मेरा पैगाम दे दो, कहने का जरा जल्दी आए, अमसाल कहकर वापस रूम में चली गई थी। कमाल है, ये शहर की लड़कियां तो अपने साईं को हुक्म देती हैं। काश हम भी ऐसे हुक्म दे सकते, वो तो हमें हुक्म सुनाता है, मुलाजमा खुद से कहते हुए मर्दान खाने की जानिब चल दी थी। अमसाल बेड पर नीम दराज होकर अपने फोन पर स्क्रोलिंग कर रही थी जब इत्तेहाज कमरे में दाखिल हुआ था। इत्तेहाज को देखते ही अमसाल ने अपना मोबाइल साइड पे रखा था और खड़ी हो गई थी। कहाँ थे आप इतनी देर से? ये खालिस्तान बीवियों वाले अंदाज में पूछा गया था। मर्दान खाने में था, कुछ जरूरी काम था, इत्तेहाज ने घड़ी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पे रखी थी और अपनी आस्तीन मोड़ते हुए जवाब दिया था।
यहाँ घूमने आए हैं या काम करने? अमसाल खुद में बड़बड़ाई थी। अब उसे क्या खबर थी कि हवेली आने की असल वजह क्या है? सुनाई दे रहा है मुझे सब। क्या बात करनी थी आपको मोहतरमा, जो इतनी जल्दी में बुलाया है? इत्तेहाद की सारी तवज्जो अब अमसाल की जानिब थी। हाँ, वो पहले पानी पी लें, आप सांस ले ले थोड़ी। अमसाल ने पानी का गिलास इत्तेहाद की जानिब बढ़ाते हुए कहा था। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे पानी की रिश्वत दे रही हो? कोई जूस ही पिला देती। इत्तेहाद ने अमसाल के हाथ से गिलास लेते हुए कहा था। हाँ, ये रिश्वत नहीं है, अमसाल ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा था। हाँ हाँ हाँ, बोले मादाम, गुलाम हाजिर है। इत्तेहाद अपने सीने पे हाथ रख के गर्दन को खम देते हुए कहा था। वो मुझे हुरिया के घर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ प्लीज? अमसाल की मिस्कीनियत देखने वाली थी। कौन हुरिया? इत्तेहाद ने ये नाम पहली बार सुना था। वो मेरी नई दोस्त है, बहुत मोहब्बत से उसने मुझे आज अपने घर बुलाया था। अमसाल ने तफसील बताई। कैसे जाएंगी आप? इत्तेहाद ने पूछा। कैसे जाऊंगी का क्या मतलब? आप छोड़कर आएंगे मुझे? अमसाल ने इत्तेहाद को इत्तला दी थी। ओह, तो मतलब मुझसे इजाजत नहीं ली जा रही बल्कि मुझे हुक्म किया जा रहा है। इत्तेहाद को अमसाल का उस पर हुक्म जमाना अच्छा लग रहा था। वैसे तो मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, आप हुक्म समझ लें। अमसाल ने हंसते हुए कहा था। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा। मुझे आज अभी थोड़ी देर में भाई और बाबा के साथ कहीं जाना है। इत्तेहाद ने मोहब्बत से कहा था। कल नहीं, आज जाना है। अमसाल बजिद थी। मेरी जान, अभी मैं हवेली से बाहर नहीं निकल सकता। फिलहाल मेरे और खजीम के अलावा कोई मर्द नहीं है यहाँ। इत्तेहाद अमसाल को समझाने की कोशिश कर रहा था। इत्तेहाद अमसाल को ज्यादा तफसील नहीं बता सकता था। मैं खुद ही जा रही हूँ फिर। अमसाल को आज ही जाना था। हरगिज नहीं, तुम अकेली हवेली से बाहर नहीं जाओगी। इत्तेहाद ने सख्ती से तंबीह की थी। मैं बिल्कुल जाऊंगी, अंधेरा होने वाला है, मैं पर वापस आ जाऊंगी। अमसाल ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगी थी। अमसाल, मैंने एक बार मना कर दिया ना कि तुम अकेली बाहर नहीं जाओगी। ये कराची नहीं है, वहां कभी रोका है मैंने तुम्हें? नहीं है ना, कोई वजह है इसीलिए बोल रहा हूँ। इब्तिहाज ने अमसाल को बाजू से पकड़कर रोका था। अमसाल इब्तिहाज को ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो कि रोक सकते हो तो रोक ले। न जाने क्यों वो आज जिद कर रही थी। अमसाल मेरी जान, प्लीज अकेली नहीं जाना, मैं कल खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। इब्तिहाज के लहजे में इल्तिजा थी। अमसाल का अकेले बाहर जाना खतरे से खाली न था। अमसाल अपना हाथ छुड़वाकर नाराजगी का इजहार करते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। पीछे इब्तिहाज ने एक लंबी सांस हवा में खारिज की थी। अमसाल इब्तिहाज की बात समझ गई थी, लेकिन नाराज होना तो बनता था। फरीशे यहाँ से वहां चक्कर काट रही थी। सरमत को बुला तो लिया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा आगे का काम कैसे करे। किसी को अगर उस पर जरा सा भी शक हो जाता तो वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि उसके साथ क्या सलूक वो होता। वो खुदगर्ज तो हमेशा से ही थी, लेकिन इत्तेहाद की मोहब्बत और जिद में इस कदर खुदगर्ज हो जाएगी, ये शायद उसने खुद भी कभी सोचा नहीं होगा। वो आग से खेल रही थी। वो अपने नसीब से जंग कर रही थी जो उसका कभी था ही नहीं। उसे हासिल करने के लिए वो तमाम तर रिश्ते भुला बैठी थी। वो अपने कमरे में जा रही थी जब उसके कानों में अमसाल की आवाज आई थी। उसके शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू किया था और अब वो जानती थी कि उसे क्या करना है। वो अमसाल को बर्बाद करना चाहती थी, ऐसे कि वो जिंदा दरगोर हो जाए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो खुद को भी बर्बादी के करीब ले जा रही थी। एक मंसूबा उसने बनाया था और एक मंसूबा वो खालिक के हकीकी बना रहा था। बेशक वो बेहतरीन मंसूबा साज था। लो, यहाँ तो जनाब मजे से सो रहे हैं। अमसाल ने इब्तिहाज को देखते हुए मुस्कुरा कर थोड़ी देर बाद अमसाल के कमरे में वापस आई तो इब्तिहाज को बेड पे सोता पाया। इब्तिहाज सोते हुए काफी मासूम लगता था और अक्सर अमसाल उसे ऐसे ही सोते हुए तकती रहती थी। अमसाल ने अलमारी से एक चादर निकाली थी और अपने गिर्द लपेट ली थी। आज उसे हल्की सर्दी महसूस हो रही थी। इब्तिहाज आज सुबह से मसरूफ था, इसलिए काफी थक गया था। उसका सोने का कोई इरादा न था, लेकिन थकन की वजह से कब नींद की आगोश में चला गया था पता ही ना चला। नींद उस पर मेहरबान हुई थी, क्योंकि शायद कुछ अरसे के लिए उस पर नींद हराम होने वाली थी। अभी उसकी मोहब्बत का इम्तिहान बाकी था। शायद नींद से बेदार होते ही उसकी दुनिया पलटने वाली थी। जोएला अपनी स्केच बुक लिए बैठी थी। अभी थोड़ी देर पहले उसके दिमाग में कपड़ों के हवाले से बहुत अच्छा आइडिया आया था, जिसे वो अपनी स्केच बुक पे बना रही थी। वो डिजाइन तैयार कर चुकी थी, बस अब रंग भरने बाकी थे। खटखटाने की आवाज के साथ उसके कमरे का दरवाजा खुला था। क्या कर रही हो? हैदर चोरों की तरह अंदर आते हुए बोला था। अगर उस वक्त उसे कोई यहाँ देख लेता तो पक्का उसकी शामत आनी थी। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो मसला होगा, जोएला दांत पीसते हुए बोली थी। किसी ने नहीं देखा, इसीलिए तो यहाँ हूँ, हैदर दांतों की नुमाइश करते हुए बोला। हैदर प्लीज जाए यहाँ से, मुझे काम करने दे।
जोएला ने दोबारा अपने काम की जाने मुतवज्जा होते हुए कहा, शुक्र है हम यहाँ नहीं रहते और हमारे घर में ये जनान और मर्दान खाने नहीं है। हैदर जोएला की बात नजरअंदाज करते हुए बोला था और जोएला के बराबर में आकर बैठ गया था। तुम बोर तो नहीं होती ये ड्रेस डिजाइन करके? हैदर को सामने बनी तस्वीर कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो आप बोर नहीं होते इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के? जोएला ने जवाब की जगह उल्टा सवाल किया था। एक तो तुम लड़कियां की ये क्या बीमारी है, जवाब की जगह उल्टे सवालात करने लग जाती हो। हैदर बदमजा होते हुए बोला, तो आप लड़के ऐसे फालतू सवालात करते ही क्यों हैं? जोएला ने बदू बदू जवाब दिया था। मैं भी करूं? हैदर ने मौजू बदला और वरना ये बहुत लंबी बहस थी। कोई जरूरत नहीं है मेरा इतनी मेहनत से डिजाइन किया हुआ ड्रेस खराब करने की। जोएला ने साफ इनकार किया था। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, ओके? हैदर चिढ़ते हुए बोला था और सारे कलर्स अपने हाथों में ले लिए थे। साथ ही जोएला से स्केच बुक लिए खुद कलर करने लगा था। जोएला मुस्कुराते हुए हैदर को देख रही थी। अमसाल कमरे से बाहर निकल के सोचने लगी कि क्या करे। आज वो बहुत बोर हो रही थी। कुछ सोचकर वो जोएला से कमरे की जानिब बढ़ी थी। वो दरवाजा खटखटाने वाला था कि अंदर से हैदर और जोएला के हंसने की आवाजें सुनकर रुक गई। अमसाल ने दोनों को डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा और मुस्कुराकर नीचे चल दी। नीचे वो किचन में आई थी जो कि खाली पड़ा था। ग्लास में पानी निकाल कर पिया। उसे अचानक से घबराहट होने लगी थी। दिल बोझल सा हो रहा था। वो ताजा हवा लेने बाहर आई थी और लॉन में मौजूद झूले पे बैठ गई थी। एक लंबा सांस लेकर उसने ताजा हवा को अपने अंदर उतारा था। वो वहीं झूले पे बैठी थी कि थोड़ी देर बाद उसे परीशे अपनी जानिब आती हुई नजर आई थी। तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही हूँ। परीशा अमसाल तक पहुंचकर बोली थी। इसको मुझसे क्या काम पड़ गया? अमसाल ने दिल में कहा था। क्यों, कोई काम था? अमसाल ने पूछा। हाँ, तुमसे कोई मिलने आया है बाहर, परीशा ने सपाट लहजे में बताया था। मुझसे मिलने? कौन? अमसाल ने ना समझने वाले अंदाज में कहा। भला उससे मिलने यहाँ कौन आएगा? कोई लड़की है कह रही थी, तुम जानती हो उसे? क्या नाम था? परीशा भरपूर एक्टिंग करते हुए पूछ रही थी। हुरिया तो नहीं? लड़की का सुनकर अमसाल के दिमाग में हुरिया ही आई थी। हाँ, यही नाम बताया है, परीशा ने कहा। हुरिया का सुनते ही अमसाल खड़ी हुई थी और मैन गेट की जानिब बढ़ी थी। अमसाल के ख्याल में शायद हुरिया उसे लेने आई थी क्योंकि अमसाल खुद नहीं पहुंच पाई थी। यहाँ नहीं, पीछे वाले गेट पे खड़ी है। अमसाल को मेन गेट की जानिब बढ़ते देख परीशा बोली थी। पिछला गेट क्यों? अमसाल को कुछ अजीब सा लगा। वो सब मुझे नहीं पता, परीशा आंखें घुमाते हुए कहा था। किस तरफ है पिछला गेट? अमसाल को रास्ता नहीं पता था। चलो मेरे साथ, परीशा कहकर आगे बढ़ गई थी। परीशा ने पिछले गेट का इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि 4 से 6 बजे के दरमियान वहां गार्ड्स नहीं होते थे। ये दौरानिया वहां के गार्ड्स के वक्फे का वक्त था। दोनों गेट तक पहुंच चुके थे। अमसाल ने गेट से बाहर झांका। उसे वहां हुरिया तो नजर नहीं आई, लेकिन वहां 2 गाड़ियां मौजूद थी। सफेद गाड़ी से एक लड़का बाहर निकला था। उसके निकलते ही दूसरी गाड़ी से भी कुछ आदमी बाहर आए थे। अमसाल इतने अनजान मर्दों को देखकर घबराई थी। इससे पहले कि अमसाल वापस पलटती, इसे पीछे से धक्का दिया गया था। अमसाल इस अचानक लगने वाले धक्के की वजह से संभल नहीं पाई थी और गेट के बाहर आ चुकी थी। अमसाल ने पलटकर पेरिशे को तो कुछ कहना ही चाहा था कि पीछे से किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रख दिया था। अमसाल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्लोरोफॉर्म की महक उसके असाब सर्व कर रहे थे। अमसाल आहिस्ता आहिस्ता होश खो रही थी। तुम्हें क्या लगा था मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन लोगी और मैं तुम्हें ये करने दूंगी? अब भुगतो। ये आखिरी अल्फाज जो अमसाल ने सुने थे, इसके बाद वो बेहोश हो चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड इसका लास्ट एपिसोड होगा। और जो दोस्त बगैर सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल को देख रहे हैं और कहानियां सुन रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां आपको सुनने को मिले। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।